हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉर्शन इक्वेशन को ड्राइव किया था और जो टॉर्शन इक्वेशन निकल कर के आई थी वो T अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम आगे अपनी इस वीडियो लेक्चर को बढ़ाते हैं। इससे आगे हमें क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो क्योंकि शाफ्ट जो होते हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं या हॉलो भी हो सकते हैं, तो अब हम सबसे पहले सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के लिए एक एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और आखिरी में हम इस चैप्टर से जितने प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे कि कौन से न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या करना होता है और कैसे कैसे हमें निकालना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉलिड शाफ्ट के केस में यदि हम इन दोनों इस इक्वेशन के इस दो पार्ट को ले लें तो T अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर। बेसिकली इन दोनों पार्ट को लिया जा रहा है या इन दोनों पार्ट को लिया जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि सॉलिड शाफ्ट के लिए जो रेडियस है और डायमीटर है उसके बीच में जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच यहाँ से आता है, क्योंकि जी कांस्टेंट है, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट और लेंथ कांस्टेंट है। जो हॉलो और सॉलिड के लिए लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी, मेटेरियल यदि सेम है तो जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए हमने इन दोनों को लिया। तो T अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर, तो T बराबर टाउ अपॉन आर इंटू आई पी। अब या आई पी की बात करें तो इसे कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब होता है आई जेड जेड, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब? जब आपकी बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। और यदि आपकी बॉडी आई एक्स वाई प्लेन में है तो आई जेड जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और सर्कुलर बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो होता है वो सेम होता है। कितना होता है? पाई अपॉन 64 डी की पावर 4। तो आपने पाई अपॉन 64 डी की पावर 4 प्लस पाई अपॉन 64 डी की पावर 4, तो यहां से आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। और रेडियस की जगह पर हम d/2 लिख सकते हैं सॉलिड शाफ्ट के केस में। तो हमारे लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट विल बी इक्वल्स टू, और इसको हम ts से डिनोट करेंगे, टाउ अपॉन आर इंटू आई पी यहां से, और टाउ अपॉन आर की जगह d/2 और आई पी की जगह पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया सॉलिड शाफ्ट के लिए कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 टाउ डी क्यू। चलिए हॉलो के लिए निकालते हैं। हॉलो का क्या मतलब है कि ये इसकी इनर डायमीटर है और ये इसकी आउटर डायमीटर है, जिसे हमने आउटर डायमीटर को डीओ से और इनर डायमीटर को डीआई से डिनोट किया है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। तो आप इस रिलेशन यहां से देख करके डायग्राम से बता सकते हैं कि डीओ बराबर डी आई प्लस 2t, डी आई प्लस टी प्लस टी। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल डायमीटर दे देता है, थिकनेस दे देता है, या आउटर डायमीटर दे देता है और थिकनेस दे देता है। तो इंटरनल डायमीटर आपको निकालनी पड़ती है, आउटर डायमीटर निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी निकालते हैं T बराबर टाउ अपॉन आर इंटू आई पी। तो इसके लिए आई पी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? पाई अपॉन 32 डीओ की पावर 4, मतलब बाहर वाला शाफ्ट माइनस उसमें से अंदर वाले शाफ्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसे माइनस कर देंगे। तो पाई अपॉन 32 डीओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, यह आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और सपोज आर की वैल्यू हमने आउटर डायमीटर को कंसीडर करते हुए कि DO/2, क्योंकि जो टॉर्क लगता है वो तो यहीं पर लगेगा, तो हमें R बराबर DO/2 ले लिया हमने। तो टॉर्क फॉर द ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट विल बी डिनोटेड बाय TH एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टाउ अपॉन R की जगह हमने DO/2 ले लिया और IP की जगह पर हमने पाई अपॉन 32 DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 रख दिया। और इस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान से देखें तो पाई अपॉन 16 टाउ, यहां पर DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 अपॉन DO, और यहां पर D क्यूब। तो आसान है याद रखना,
ये दोनों फॉर्मूले आपने जनरेट कर लिए सॉलिड शाफ्ट के लिए और हॉलो शाफ्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पोलर सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम ZP से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू ZP इक्वल्स टू IP अपॉन R। तो T will be equals to, torque will be equals to, from this equation, tau into IP upon R, and that will be equals to, torque will be equals to shear stress into polar section modulus, और ZP की वैल्यू हम IP अपॉन R भी ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, वो सॉलिड शाफ्ट के लिए है या होलो शाफ्ट के लिए है। ध्यान रखिएगा, होलो शाफ्ट के केस में यहां पर RO की वैल्यू आएगी, मतलब आउटर रेडियस। पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, कि जब कोई शाफ्ट रोटेट करता है तो उसके द्वारा कितनी पावर ट्रांसमिट होती है, ये निकालने के लिए अब पावर का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यदि आप यहां पर ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी वेलोसिटी, सो फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां तक जो फॉर्मूला है वो है लीनियर मोशन के लिए, लेकिन हमारा जो मोशन हो रहा है शाफ्ट में वो हो रहा है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के केस में हम वेलोसिटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा। तो P बराबर F इंटू आर को एक साथ ले लिया इंटू ओमेगा, और F इंटू आर क्या है, बेसिकली टॉर्क। कैसे, यदि यहां पर आप टॉर्क लिख रहे हैं और यदि यहां पर ऐसे फोर्स F काम कर रहा है और यदि ये रेडियस R है तो F इंटू आर, इसी को तो टॉर्क कहते हैं, तो T विल बी इक्वल्स टू F इंटू आर। तो इस F इंटू आर की जगह पर हमने टॉर्क ले लिया इंटू ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं कि 2, यदि हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता है, लेकिन रिवोल्यूशन यदि पर सेकंड है तो पर सेकंड के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालेंगे, और यदि पर मिनट है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, कब, जब n की वैल्यू आरपीएस में है, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इस केस में पावर जनरेशन का जो फॉर्मूला होगा, पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P बराबर T इंटू 2 पाई n। लेकिन यदि आपका ओमेगा निकालना है और n की वैल्यू आरपीएम में है तो 2 पाई n अपॉन 60, और जब n आरपीएम में होगा तो P का फॉर्मूला ये जनरेट होगा, P बराबर 2 पाई n t अपॉन 60। स्टूडेंट, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आ रही है कि ये जो पावर का फॉर्मूला है, इस पावर के फॉर्मूले में ये जो T है, ये T मीन है या T एवरेज है। अभी आप सोचेंगे कि ये बात यहां पर क्यों बताई जा रही है। अभी 2 मिनट बाद जब मैं न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा तो आपको इसका वैल्यू पता लगेगा कि ये इस नाम से भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो P बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 60 या P बराबर 2 पाई एन टी है, यहां पर जो टॉर्क है वो बेसिकली मीन टॉर्क है या एवरेज टॉर्क है। तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में तो आप समझेंगे कि क्यों मैंने यहां पर ये वाली बात बताई थी आपको। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये 2 नंबर में बहुत पूछी जाती हैं, अक्सर आती हैं ये इस वाले चैप्टर से। टॉर्शनल रिजिडिटी, बेसिकली यहां पर जैसे आप स्प्रिंग के केस में कहते हैं कि के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, F बराबर माइनस का के एक्स, और यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें, F बराबर माइनस का के एक्स या के बराबर माइनस का F अपॉन एक्स। बेसिकली माइनस का साइन तो ये शो करता है कि उसकी जो जितना फोर्स लगाया है तो उसका जो कंप्रेशन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, दैट इज। लेकिन ये जो के है, यदि यहां पर इसे ध्यान से देखें कि कितना फोर्स लगाया और कितना कंप्रेशन या कितना एक्सटेंशन हुआ, इस रेशियो को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर भी आपको ऐसी कुछ बात समझ में आ रही है कि टॉर्शनल रिजिडिटी बेसिकली कितना टॉर्क लगाया
और कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ, क्योंकि टॉर्क लगाने पर तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा। तो टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्शनल रिजिडिटी, और इसको हम K से डिनोट करते हैं, और K बराबर T अपॉन थीटा। अब यदि इन दोनों फॉर्मूलों से आप देखेंगे, इस थीटा को यदि आप यहां ले जाएं तो IP की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा GIP अपॉन L। तो इस रेशो को हम कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। वैसे डेफिनेशन क्या बनी टॉर्शनल रिजिडिटी की, कि टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्शनल रिजिडिटी। टॉर्शनल स्टिफनेस, बेसिकली इसका कोई सिंबल अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, टॉर्शनल रिजिडिटी, वो टॉर्शनल स्टिफनेस इज टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। तो यदि आप इस रेशो में से इसको यहां पर ले आएंगे और IP को इधर ले जाएंगे, तो यहां पर T अपॉन थीटा अपॉन L, जिसे हम टॉर्शनल स्टिफनेस कह रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू G इंटू IP। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको टॉर्शन वाले चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम अगले 5 से 10 मिनट में केवल ये सीख जाएंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं और उनको किस प्रकार से हमें करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो बनता है, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड डायमीटर, और आपको गिवन है सपोज टॉर्क भी दिया हुआ है, G भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, और टाउ भी दिया हुआ है। मतलब इस फॉर्मूले में केवल वो चीजें छोड़ करके जहां पर रेडियस की या डायमीटर की जरूरत पड़ रही है, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि मैं डायमीटर तो कैसे भी निकाल सकता हूं, लेकिन निकालने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका समझिए, हमें सबसे पहले लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ shear stress, और आपको पहली दो इक्वेशन यूज करनी है, T अपॉन IP बराबर टाउ अपॉन R। IP का फॉर्मूला यदि सॉलिड है तो सॉलिड, और हॉलो है तो हॉलो शाफ्ट के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, R की जगह डायमीटर को यूज करेंगे। यहां से सपोज आपकी जो पहली वैल्यू निकल के आती है वो आ गई D1। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, और आप इसमें यूज करेंगे T अपॉन IP बराबर टाउ अपॉन G थीटा अपॉन L। अब यहाँ पे इसमें तो कहीं पे रेडियस या डायमीटर नहीं है, तो इसी जगह पे रेडियस और डायमीटर आएगी, और सॉलिड और हॉलो के अकॉर्डिंगली, और यहां से जो आपने वैल्यू निकाली वो मान लीजिए आपकी आ गई D2। अब आपको दोनों में से कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट ग्रेटर ऑफ D1 एंड D2।
D1 D2 में से जो बड़ी वैल्यू है वो आपको सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि यदि बड़ी वैल्यू आपने सेलेक्ट नहीं करी, छोटी कर ली, तो छोटी वैल्यू एक बेसिस पर तो आपकी शाफ्ट को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन दूसरे पर फेल हो जाएगी। लेकिन यदि बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो दोनों पर हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल जो स्टूडेंट्स इस पे आते हैं, सेकंड नंबर, फाइंड shear stress, बट फिर से उन्होंने क्या कह रखा है, ऑल अदर वैल्यूज गिवन है। मतलब टॉर्क भी गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो आपको आईपी भी गिवन है, तो जी थीटा भी गिवन है, जी भी गिवन है, एल भी गिवन है। तो यहां पर आप दो तरीके से निकालेंगे। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, तो यहां पर T अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर, यहां से आप जो निकालेंगे वो निकालेंगे टाउ वन। फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, जिसे एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कहते हैं, तो टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, और यहां से टाउ टू, सेलेक्ट लीस्ट ऑफ टाउ वन एंड टाउ टू। हमें दोनों में से कम वाली shear स्ट्रेस को सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्ट्रेस तो हमेशा कम से कम डेवलप होनी चाहिए आपके शाफ्ट में। तीसरे तरीके के जो न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा और ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इनके ऊपर अप्रोक्सीमेटली हर साल क्वेश्चन आते हैं, और पिछले 3 सालों से तो इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा कि मैक्सिमम टॉर्क is 30% more than mean torque, और पावर का फॉर्मूला, पावर गिवन होगी और आपको नंबर ऑफ आरपीएम भी गिवन होंगे, ये दोनों गिवन होंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि जब भी पावर और आरपीएम आपको गिवन होंगे तो आपको पावर का फॉर्मूला 2 पाई एन टी अपॉन 60 यूज करके, क्योंकि एन जो है वो आरपीएम में है, यहां से सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, टी। और मैंने उस समय आपको स्टूडेंट बताया था कि जो पावर के फॉर्मूले से टी निकल के आएगा, इसको हम टी एवरेज या टी मीन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो मोर देन मीन टॉर्क ही कहे, हो सकता है यहां पर वो कह दे मोर देन 30% मोर देन एवरेज टॉर्क। तो कोई बात नहीं, दोनों केस में ही हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करके हमें टॉर्क निकालना है, और वो हमारा कौन सा टॉर्क आ गया, मीन टॉर्क। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टॉर्क, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क इक्वल्स टू कितना है, मीन टॉर्क, और उस मीन टॉर्क का 30% और जोड़ना है हमें। तो यदि आप
कोई सा भी मॉडल पेपर कर रहे हैं या क्वांटम कर रहे हैं तो वो आपको इस तरीके से ना समझा करके यहाँ पर सीधे लिखेगा 1.3 टी मीन, जो आया कैसे है 1.3 का मतलब है 30%, 3 का मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 30% ज्यादा है, 20% होगा तो 1.2 हो जाएगा, 40% होगा तो 1.4 हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क आ गया। अब उसके बाद यूज तो यही इक्वेशन यूज करनी है हमें, तो ध्यान रखिएगा कि टी मैक्स यदि इस प्रकार की आपको वैल्यूज दे रखी हैं तो सबसे पहले काम आपको टी मैक्स निकालना है, और इस टी अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, इस इक्वेशन में हमें जहां पर भी टी यूज करना है वो यही वाला यूज करना है, क्योंकि हम अपने शाफ्ट की एनालिसिस करेंगे किसके लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तभी तो हम शाफ्ट को फेल होने से बचाएंगे। सो स्टूडेंट्स 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और 2 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं जो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन पे बनते हैं, जिनके फॉर्मूले मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। न्यूमेरिकल की मैंने आपको गाइडलाइंस दी है। यदि आप क्वांटम से तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज से तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए हैं अब आप लगा करके देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट रन पर, और टॉर्शन के 2 डेरिवेशन करेंगे जिनमें से हर बार कोई ना कोई एक डेरिवेशन आने की संभावना होती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।